मी को नमन करता हूं। सभी मेरे प्रिंट मीडिया के साथी, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और सभी मेरे सोशल मीडिया के साथी, सभी को मैं नमन करता हूं। और मुख्य रूप से आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य मैं जो है आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के भी सवाल समय समय पर मेरे पास आते रहे कि सर आपने 7 महीने पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण बताने के लिए आज ये ज़रूरी हो गया। और जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ कार्य करते हैं, कार्यकर्ता हैं, मेरे भारत विकास परिषद के मेंबरान हैं, सभी का एक सवाल लगातार 3-4 दिन से बना हुआ है। क्योंकि 31 अगस्त को डॉक्टर रमेश आर्य ने, जो प्राचार्य थे राजकीय महिला महाविद्यालय हिसार में और जो प्राचार्य थे राजकीय महाविद्यालय बरवाड़ा में, तो दो महाविद्यालयों के प्राचार्यों के पदों को वो सुशोभित कर रहे थे और बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा प्रभावशाली ढंग से वो कार्य कर रहे थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। तो आप सबको पता है कि जब ढोल बजता है तो पाँव तो उठता ही। तो भाई जो इलेक्शन है, और इलेक्शन में क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता जब सरकार के साथ मिलकर काम करता है तो कई गुना वो काम कर सकता है। इस तरह का मेरा अपना विचार है। तो देखिए साथियों, हरियाणा प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो अलग हैं, पूरे भारत से वो थोड़ी अलग हैं। और इसमें मैं समझ पा रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में सामाजिक समरसता के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया जाना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति है, उसका बात करने का ढंग वो बदल जाता है, समुदाय विशेष के साथ तो बात करने का ढंग बदल जाता है। तो सामाजिक समरसता के साथ जब समाज हमारा घी शक्कर होकर के काम करेगा तो पूरे देश के लिए वो अच्छा काम कर पाएगा, पूरे देश के हित में, पूरे देश के विकास के लिए वो अच्छा काम करेगा। तो इसके साथ साथ क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। बेशक से काम हो रहा है, मैं मानता हूँ। 2014 से पहले जो हॉस्पिटल्स हमारे थे उसमें क्या हाल होता था आपको पता है, और अब उनमें परिवर्तन मैं देख पा रहा हूँ। तो बहुत तो इसमें काम और भी होने की आवश्यकता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास की आवश्यकता है। तो देखिए आज जो हमारा पर्यावरण का क्षेत्र है, पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। सामाजिक कुरीतियाँ जैसे मृत्यु भोज आप देखते हैं कि लोग जो है लोन लेकर के उसके ऊपर खर्च करते हैं, तो वो भी जो है हमने जो है उसको मिटाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो है स्वच्छता के ऊपर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। तो कोई भी फील्ड आप उठाएंगे, क्योंकि भारत जो है, भारत की जनसंख्या के आधार पर आप देखते हैं तो यहाँ पर जितना काम किया जाए उतना कम है। प्राचीन समय में आप लोग देखते हैं हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने वेदों में, ग्रंथों में वो बताया है कि 4 आश्रम बताए हैं। एक बताया ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है अपना संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम है 50 की उम्र में शुरू हो जाता है और वो सामाजिक सेवा का क्षेत्र है। यानी कि 50 से 75 तक व्यक्ति को समाज को समर्पित भाव से काम करना चाहिए, रिटर्न बैक टू द सोसाइटी। तो इस तरह का मेरा विचार है। तो इसी विचार के तहत मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी आज वो अंतिम व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रही है, उसके लिए काम कर रही है। तो जब हम सरकार में होते हैं या एक बड़े संगठन के साथ जुड़े होते हैं, वैसे मैं पहले भी जुड़ा हुआ हूँ, भारत विकास परिषद एक बहुत बड़ा संगठन है, आप लोग देखते हैं। तो जब बीजेपी से हम जुड़ेंगे तो एक बड़े स्केल पर कार्यकर्ता होंगे। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में, एक निष्ठावान सिपाही के रूप में कार्य करूंगा।
तो आप देखते हैं कि चौधरी नायब सिंह सैनी ने जब से कार्यभार संभाला है तो तब से ही आप लोग देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर एक से एक जो है प्रभावशाली निर्णय जो है चौधरी नायब सिंह सैनी जी ले रहे हैं। मैं एक न्यूज़ में सुन रहा था कि 56 दिनों में 128 निर्णय लिए, चाहे वो गरीब शेड्यूल कास्ट बच्चों के बारे में उनके आर्थिक सहायता के लिए हो 1,11,000 रुपये की घोषणा उन्होंने की 90% से ऊपर की, चाहे बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देने की बात हो। तो कोई भी निर्णय आप देखिए एक से एक बढ़कर निर्णय है। एमएसपी की आप बात करेंगे 2,000 रुपये पर एकड़ की बात करेंगे, किसानों के भलाई में जो निर्णय लिए ऐसे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिए। 2014 से पहले आप देखते थे 1.5 रुपया 2 रुपया और 3 रुपये के चेक आते थे किसानों के खाते में, और देखकर उस चेक को ना फेंकते थे और देखकर जो आंखों में आंसू आ जाते थे। देखिए समाज के दर्द को मैं समझता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के एक आंख में आंसू आता तो दूसरा आंसू मेरी आंख में आएगा। तो इस तरह का विचार लेकर के मैं पूरे समाज के लिए एक समर्पित भाव से, एक जज्बात के साथ, एक जज्बे के साथ मैं उनके साथ काम करूँगा। चाहे वो छोटे कार्य हो बड़े कार्य हो, उनके साथ खड़ा होकर काम करूँगा। क्योंकि जैसे मैंने वानप्रस्थ आश्रम की बात की तो वानप्रस्थ आश्रम में यही है कि घर गृहस्थी के लिए उसने काम कर लिया है काफ़ी, अब समाज के लिए काम करें। रिटर्न बैक टू द सोसाइटी, रिटर्न बैक टू द सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर मैं जो है काम करूँगा। तो जो हमारे चौधरी नायब सिंह सैनी जी हैं एक समर्पित भाव से वो कार्य कर रहे हैं। वो सामाजिक ज़्यादा हैं, राजनीतिक कम है। आप लोग देखिए उनकी विनम्रता, उनकी सौम्य भाव जो आपका है, उनका समर्पण है, उनकी निष्ठा है, वो देश के प्रति है। यानी कि मैं आप देखिए कोई स्वार्थ की बात मैं नहीं करना चाहता, कोई परिवारवाद की बात मैं नहीं करना चाहता। मैं हमेशा ही राष्ट्रवाद का समर्थक रहा। जब हम सब अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करेंगे तो नेचुरल है कि हमें अपने अधिकार तो मिल ही जाएंगे। अब ठीक उल्टा मैं देख पा रहा हूँ, आज़ादी के बाद से सभी लोग अधिकारों की बात करते हैं। अब जो है कोई भी डिपार्टमेंट आप लेंगे, जब उसमें कर्तव्य हम पूरे करेंगे, संवैधानिक कर्तव्य पूरे करेंगे, हम अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे तो अपने अधिकार अपने आप मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। मैं इस थ्योरी के ऊपर काम करता हूँ। तो जो भी पार्टी आदेश देगी मैं उसके लिए काम करूँगा। लेकिन अगर आप पूछोगे फिर कि कहाँ पर काम करोगे, तो वास्तव में देखा जाए तो बरवाड़ा क्षेत्र मेरे को सूट करता है और बरवाड़ा में सबसे मजबूत दावेदार मैं हूँ। आज के दिन मेरे बराबर का कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि मैंने जो काम किया है उसका मुझे पता है, समाज को पता है। तो इसलिए बाकी पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जिस भी पद के बारे में जो भी जिम्मेवारी देगी मैं वही करूँगा। अगर पार्टी कहती नारनौल से लड़िए तो मैं नारनौल से लड़ूंगा, रोहतक से कहती रोहतक से लड़िए रोहतक से लड़ूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब प्राइम मिनिस्टर की बात आप करें, वो कभी भी कहीं से लड़ लेते हैं। और आप देखिए राहुल गांधी की बात करिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी की नीतियों पे चल करके हम जब काम करेंगे तो वहाँ पर स्थान महत्व नहीं रखता, व्यक्तित्व महत्व रखता है। और हम जो है पूरा जोर लगा करके काम करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। हम जो है पार्टी से ऊपर भी देश है, हम देश के लिए काम करेंगे। कहीं पर कोई गलत निर्णय पहली बात तो होता नहीं पार्टी में, अगर होगा तो मैं उसका विरोध भी करूँगा। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सुझाव भी मैं अपना दूंगा कि इस प्रकार से ये काम और बेटर तरीके से हो सकता है। जब शाम तक लिफ्ट आने वाली है, कोई आश्वासन मिला है क्या पार्टी? ऐसे है कि जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनकी नॉलेज में मेरा जो है प्रस्ताव है, उनसे बातचीत हुई है, आश्वासन मुझे मिला हुआ है। और जैसी भी स्थिति होगी तो उसके बारे में आपको बताएंगे। एक चांस पार्टी को टिकट नहीं मिलती तो आप निर्दलीय या किसी और किसी भी चुनाव में? फिलहाल निर्दलीय का मेरा विचार नहीं है। अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलती तो फिर पार्टी का जो भी आदेश होगा
मैं उसके लिए काम करूँगा। आर्य साहब, आपने अभी जो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी से तुलना करी है कि भाई चुनाव लड़ ले कहीं से भी, क्या आपने भी सुरक्षित सीट चुनाव किया क्या? नहीं, सुरक्षित सीट नहीं है, वो एक जो है प्रेफरेंस पूछी जाती है, तो प्रेफरेंस के नाते मैंने आपको बताया है। अदरवाइज तो मैंने एग्जाम्पल आपको रोहतक का भी दिया है, कहीं से भी पार्टी का आदेश होगा तो मैं वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हूँ और पूर्ण रूप से हमारी तैयारी है। बरवाड़ा से डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का नाम चल रहा है, अगर उन्हें टिकट मिल जाती है तो आप क्या करेंगे? चौधरी रणवीर सिंह गंगवा को टिकट मिलती है तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे, उनके साथ में काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पार्टी ने देखना है, वो काम पार्टी का है कि टिकट किसको देती है और किसको नहीं देती है, वो मैं अपने लेवल पर जो है कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं प्रत्येक का मान सम्मान करता हूँ, प्रत्येक लीडर को के दिशा निर्देशन में हम काम करेंगे। तो इस प्रकार का विचार लेके मैं चल रहा हूँ। सर, कल एक ऑडियो वायरल हो रखा है गंगवा साहब का, जिसमें वो एक साधु को कुछ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो एक्चुअली साधु की बात और गंगवा साहब की बात है, वो उनकी व्यक्तिगत है, उसके संबंध में मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं देना चाहता। आर्य साहब, पार्टी तब जो उन नेताओं को देखती है जो पार्टी के लिए कुछ किया, तो आप क्या पार्टी से पहले से ही जुड़े हो? तो क्या आप तो कह रहे हैं मैं सर्विस से रिजाइन? वो वास्तव में बात ये है कि पार्टी की जो नीतियाँ हैं, पार्टी की नीतियों पे चल के हम पहले से ही काम कर रहे हैं और आज मैंने खुल के जो है पार्टी का नाम यहाँ पर लिया है और पार्टी ज्वाइन करने के बाद जहाँ तक है वो अभी मैं बाद में ज्वाइन करूँगा, लेकिन काम मैं इसी प्रकार से करता रहूँगा। आर्य साहब, एक के बाद एक बरवाड़ा से सभी पार्टियों की दावेदारी है, वो अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं और अब आपने भी दावेदारी कर दी है। इतना मुश्किल जो रहेगा भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए और आपके लिए, क्योंकि इस वक्त आप अचानक से एकदम से मैदान में उतरे हैं, पार्टी भी आपने ज्वाइन नहीं की। वो वास्तव में बात ऐसे है कि डेमोक्रेसी में जितने दावेदार होंगे उतनी ही जो है प्रजातंत्र की मजबूती होती है, और मैं तो कहता हूँ कि और भी 10-20 आएँ तो और भी मज़ा आएगा खेल में। तो ये मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। डेमोक्रेसी में जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ही बढ़िया रहता है। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। श्री रामदिया रत्तेवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और डॉक्टर दीवान जी हैं, और जो है ये काफ़ी योगा में और जो है स्वास्थ्य की दृष्टि में नेशनल अवार्डी भी तो बड़ा काम कर रहे हैं। श्री विजय जी हैं, महेंद्रगढ़ से हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के।